नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो रीट लेवल 1 में पूछे जाने वाली सभी संख्याओं से रिलेटेड है। मैंने संख्याओं को 2 तरीके से आपके सामने प्रेज़ेंट करने का प्रयास किया है। एक तो दोस्तों हम इसमें थ्योरी को समझेंगे, दूसरे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं हम उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, यहाँ पर हम मैथ की शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करेंगे। यानी जिस बच्चे ने अभी शुरुआत की है मैथ की, वो यहाँ पर बहुत ही आसानी से समझ सकता है। बाकी ये सारी की सारे जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड की जाएँगी, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कौन-सी संख्याएँ आती हैं? प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याएँ वे संख्याएँ दोस्तों जो 1 से शुरू होती हैं और ये दोस्तों कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। क्लियर? 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। पूर्ण संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं दोस्तों जो कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से और ये भी कहाँ तक जाती हैं दोस्तों? अनंत तक। अगर मैं बोलूँ प्राकृत संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है दोस्तों? तो प्राकृत संख्याएँ 1 से शुरू होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएँ कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। क्लियर? अब यहाँ पर दोस्तों इन दोनों में से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएँ प्राकृत होती हैं? तो नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में क्या आता है? 0, जबकि प्राकृत संख्याओं में नहीं आता। क्या सभी प्राकृत संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ होती हैं? बिल्कुल होती हैं दोस्तों, क्योंकि प्राकृत संख्याएँ 1 से शुरू होके अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएँ भी देखो 1 से शुरू होके कहाँ पे पहुँच रही हैं? अनंत पर। तो सभी प्राकृतिक संख्याएँ दोस्तों कौन-सी होती हैं? पूर्ण संख्याएँ। ये प्रश्न दोस्तों हज़ारों बार पूछा गया है कि 0 किस प्रकार की संख्या है दोस्तों? तो 0 कैसी संख्या है? हमारी पूर्ण संख्या। क्लियर हो पा रही है बात? चलिए दोस्तों दूसरी संख्याओं की ओर बढ़ते हैं। ऐसी उम्मीद है दोस्तों कि आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए दोस्तों इसको समझने का प्रयास करते हैं पूर्णांकों को। पूर्णांक दोस्तों 2 होते हैं, एक होता है ऋणात्मक और दूसरा कौन-सा होता है? धनात्मक। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर ये लाइन बनाई, यहाँ पर दोस्तों क्या रहता है? 0। क्लियर है? इस साइड रहता है पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक संख्याएँ। कहाँ तक जाती हैं दोस्तों? अनंत तक। सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक संख्याएँ और ये भी दोस्तों कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। क्लियर? ये 1 से शुरू होके अनंत तक, ये -1 से शुरू होके कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। तो पूर्णांक दोस्तों 2 होते हैं, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। क्लियर? बोला क्या शून्य एक पूर्णांक है? बिल्कुल। शून्य भी दोस्तों क्या है? एक पूर्णांक है। लेकिन मैं पूछूँ आपसे, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए दोस्तों। शून्य एक पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है। मैं बोलूँ ये धनात्मक है या ऋणात्मक, तो आप बोलोगे उदासीन। ना ये धनात्मक है दोस्तों, ना ही ये ऋणात्मक है। ये कैसा पूर्णांक है? उदासीन। याद रखना दोस्तों, काफ़ी बार का पूछा हुआ प्रश्न है। क्या पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा एक पूर्णांक होता है? बिल्कुल। 2 पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होता है? बिल्कुल दोस्तों। यदि एक पूर्णांक का वर्गमूल नकारात्मक हो, तो क्या वह पूर्णांक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि किसी पूर्णांक का वर्गमूल नकारात्मक हो, सॉरी, यदि एक पूर्णांक का वर्गमूल नकारात्मक हो, तो क्या वह पूर्णांक हो सकता है? देखिए दोस्तों, पूर्णांक का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं और वो नकारात्मक हो, तो वह पूर्णांक नहीं होगा। वह पूर्णांक नहीं होगा, वह दोस्तों फिर क्या हो जाती है? काल्पनिक संख्या हो जाती है, जो मैं आपको आगे पढ़ाने का प्रयास करूँगा, आगे आपको समझाऊँगा। तो दोस्तों अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए एक पूर्णांक का वर्गमूल अगर नकारात्मक होगा, तो वह पूर्णांक नहीं होगा। क्लियर? ये दोस्तों सारे के सारे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पहले आपसे पूछे जा चुके हैं। मैंने वही प्रश्न यहाँ पर लिखे हैं। चलिए, सम संख्याएँ दोस्तों आप सभी को पता है, जो 2 से कट जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सम संख्या। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखने का प्रयास किया है जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ। क्लियर है? चलिए दोस्तों, सम संख्याएँ वो होती हैं जो 2 से क्या हो जाएँ दोस्तों? विभाजित, पहली बात। दूसरा जिनके लास्ट में आपको क्या मिले? 0, 2, 4, 6, 8, वो सारी संख्याएँ कौन-सी होती हैं दोस्तों? सम संख्याएँ होती हैं। विषम संख्याएँ क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित नहीं हों या 2 से भाग देने पर दोस्तों 1 शेष बचे, उन्हें हम विषम संख्या बोलते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। क्लियर है? ये आपको पहले से ही पता था, तो इससे दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाते हैं लगातार बार-बार, वो मैंने सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर लिखे हैं, जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। किसी भी सम संख्या को 2 से विभाजित करने पर कोई शेषफल से नहीं बचता। सही बात है दोस्तों, किसी भी सम संख्या को अगर हम 2 से भाग देंगे, तो कभी भी कोई शेषफल नहीं बचता। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों,
किसी भी विषम विषम संख्या में अगर हम 2 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा कितना बचेगा? 1। जैसे विषम संख्या है 5, 2 से भाग दिया दोस्तों तो कितना शेषफल बचेगा? 1। क्लियर? यदि 2 सम संख्याओं को जोड़ा जाए तो परिणाम भी क्या होगा? सम संख्या होगा दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। यदि 2 विषम संख्याओं को जोड़ा जाए तो परिणाम भी क्या मिलेगा दोस्तों? सम संख्या मिलेगा। जैसे एक विषम संख्या 1 ले ली, अगली विषम संख्या 3 ले ली, इन्हें जोड़ा तो क्या मिला? 4, और 4 कौन-सी संख्या है? सम। क्लियर है? तो जब भी हम 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे दोस्तों, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा परिणाम? एक सम संख्या मिलेगी। इन्हें नोट कर लेना दोस्तों, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ये मेरा नंबर है दोस्तों। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना तो मैं यही पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा दोस्तों, कोई समस्या नहीं होगी। यदि सम और विषम संख्याओं को जोड़ा जाए तो परिणाम हमेशा क्या होगा दोस्तों? विषम संख्या होगी। ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी बार के पूछे हुए क्वेश्चंस है। अगर आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आप देखेंगे ये प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। 3 पॉइंट हमने समझे हैं। 2 सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम संख्या मिलेगी, 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तब भी सम संख्या मिलेगी, लेकिन एक सम जोड़ें और एक विषम जोड़ें तो दोस्तों हमेशा आपको कौन-सी संख्या मिलेगी? विषम। क्लियर है? ये 3 पॉइंट हैं जो बार-बार आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऐसी उम्मीद है आपकी समझ में आ रही होंगी चीज़ें। भाज्य संख्याएँ दोस्तों, भाज्य संख्याएँ कौन-सी होती हैं? जो खुद से कटें, 1 से कटें, स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित हों, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल से समझिए दोस्तों, जैसे कि ये 9 है, 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, इसके अलावा ये काहे से कटेगा? 3 से। 1 से, स्वयं से, इसके अलावा अगर किसी अन्य संख्या से कटेगा, तो उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं उसको? भाज्य संख्या। आपकी समझ में आई होगी बात। जैसे ये 20 है दोस्तों, तो ये 1 से कटेगा, 20 से कटेगा, इसके अलावा 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, तो इस अपने और 1 के अलावा अन्य संख्याओं से कटता है, उसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य। भाज्य संख्याएँ 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो सकती हैं दोस्तों। यह भाज्य संख्याएँ सम भी हो सकती हैं और विषम भी। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे ये 6 है, ये सम है, 1 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 2 से, 3 से, तो ये क्या है? भाज्य। और 9 कैसी थी दोस्तों? विषम। तो जो भाज्य संख्या है वो सम भी हो सकती हैं, विषम भी हो सकती हैं। क्लियर? अभाज्य संख्याएँ वे होती हैं दोस्तों जो 1 से और स्वयं से कटें। 1 से कटें, इसके अलावा ये काहे से कटेंगी? स्वयं से। इनको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएँ। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ये दोस्तों 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और किसी से भी नहीं कटेगी। जैसे ये 5 है दोस्तों, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएँ। क्लियर? पॉइंट समझिए दोस्तों जो पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, तो वह क्या है दोस्तों? 2। 2 सबसे छोटी भी है और एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य। क्लियर? सभी अन्य अभाज्य संख्याएँ कैसी होती हैं? विषम। अगर 2 को छोड़ दें, तो और जितनी भी अभाज्य संख्याएँ मिलेंगी, सारी की सारी विषम होंगी। जैसे ये 3, 5, 7, 11, 13, ये दोस्तों 17, 19, ये सारी की सारी संख्याएँ कैसी हैं? विषम है और अभाज्य। क्लियर? कोई भी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं होती। यहाँ पर दोस्तों 1 के बारे में बताया गया है। 1 के बारे में मैं आपको बताऊँ, 1 ना तो भाज्य होता है और दोस्तों ना ही अभाज्य होता है। क्लियर? 1 ना भाज्य संख्या में काउंट होता है, ना ही अभाज्य संख्या में। क्लियर? चलिए, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आप बैठे हैं, आपके पास पेन और कॉपी है, तो दोस्तों इसको आप लिख लो। 100% ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। जुड़वा अभाज्य संख्याएँ। जुड़वा अभाज्य संख्याएँ वे अभाज्य संख्याएँ होती हैं दोस्तों जो अभाज्य होने के साथ-साथ कितने का अंतर रखती हैं? 2 का। उनको हम बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएँ। जैसे 3 और 5, 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, इन दोनों में कितने का अंतर है दोस्तों? 2 का। तो 3 और 5 को हम क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। क्लियर हो पा रही है बात? जुड़वा अभाज्य संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं, दोनों की दोनों संख्याएँ अभाज्य हों, पहली बात। दूसरा, उनके बीच में कितने का डिफरेंस हो दोस्तों? 2 का। जैसे 11 और 13, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, तो हम इसको बोलेंगे जुड़वाँ अभाज्य संख्या। क्लियर है? जिनके बीच में 2 का अंतर हो, दोनों की दोनों अभाज्य संख्या हों, ऐसी संख्याओं को जुड़वाँ अभाज्य संख्याएँ बोलते हैं।
सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य सबसे छोटी कितनी होती है दोस्तों? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम भी हो और अभाज्य भी हो, तो वो दोस्तों कितनी होती है? 3। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भी हो और भाज्य भी हो, तो वो दोस्तों कितनी होती है? 9। ये चारों पॉइंट आप लिख लेना दोस्तों, ये बार-बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है और यहाँ पर दोस्तों ये जुड़वा अभाज्य संख्या है तो काफी बार का पूछा हुआ प्रश्न है। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ रही होंगी सारी बातें। परिमेय संख्याएं, इसको समझना थोड़ा दोस्तों। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में या फिर हम बोलें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन इनकी एक शर्त रहती है दोस्तों कि जो q है यानी बटे में जो संख्या है वो कभी भी काय के बराबर नहीं होनी चाहिए, 0 के। या फिर मैं ये बोल सकता हूं हर के रूप में कभी भी शून्य को नहीं रख सकते, हर के रूप में शून्य को नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों दोस्तों? तो मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना। जैसे ये 4 है, इधर मैंने 0 लिखा, 0 का जब 4 में डिवाइड देंगे तो इसका आंसर इनफाइनाइट अनंत हो जाएगा दोस्तों। इसलिए बटे में हम कभी भी काय को नहीं रखते, 0 को। क्लियर हो पा रही है ये बात? बटे में हम कभी भी काय को नहीं रखेंगे, 0 को। समझना फिर से मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे अंश बटे हर अगर आपने लिखा तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय। हर के रूप में 0 नहीं आ सकता, क्यों काय के बराबर में नहीं होना चाहिए, 0 के। ये दोस्तों इसकी कौन सी कंडीशन है? पहली। क्लियर? अब जैसे आपने लिखा देखा 3/4, तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में लिखी है, p बटे q के रूप में लिखी है, भिन्न के रूप में लिखी है। अगर आपने भिन्न के रूप में लिख दी तो वो संख्या कौन सी है? परिमेय। क्लियर? जैसे यहाँ पर लिखा है 17/4, ये भी कौन सी संख्या है? परिमेय। यहाँ पर लिखा है 19/17, ये भी कौन सी संख्या है? परिमेय। अंश बटे हर के रूप में अगर हमने लिख दी तो वो दोस्तों कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय। क्लियर? दूसरी बात समझना, मैं आपको क्या पॉइंट समझा रहा हूं दोस्तों। अगर कोई अगर कोई पूर्णांक है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा -17, तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम क्या मान सकते हैं? 1। यहाँ पर मैंने लिखा 19, इसके बटे में भी क्या मान सकते हैं? 1। अगर मैंने पूछा 20 परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप बोलोगे 20 परिमेय संख्या है, क्योंकि मैं इसके अपॉन में कितना लिख सकता हूँ? 1। क्लियर हो पा रही है बात? तीसरा पॉइंट समझना दोस्तों, एक तो p बटे q के फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, लेकिन q काय के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के, यानी अंश बटे हर के रूप में। दूसरा, कोई भी पूर्णांक अगर मैंने आपके सामने लिख दिया 287 और पूछूं ये परिमेय संख्या है, आप बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि इसके अपॉन में हम क्या लिख लेंगे? 1। क्लियर? तीसरा दोस्तों पॉइंट समझना ध्यान से, यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब, वर्ग और घन की बात हो रही है। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है या पूर्ण घन है, परफेक्ट क्यूब है, तो दोस्तों वो भी कैसी संख्या होगी? परिमेय। जैसे मैंने रूट में लिखा 49, 49, तो आप बताइए दोस्तों ये काय का स्क्वायर है? 7 का। इसके अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं? 1। लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप बोलेंगे ये जो 49 है वो काय का स्क्वायर है? 7 का। इसके अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो ये दोस्तों रूट 49 वास्तव में कौन सी संख्या थी? तो ये भी एक परिमेय संख्या थी। ये भी एक परिमेय संख्या थी। अगर मैंने यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, अगर मैंने ये लिख दिया क्यूब रूट 125, तो आपको पता है 125 काय का क्यूब होता है दोस्तों? 5 का। इसके अपॉन में मैं क्या लिख सकता हूँ? 1। तो आप बोलोगे ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। क्लियर है? मैंने आपको 3 फॉर्म इसकी समझाई है दोस्तों। p अपॉन क्यू यानी भिन्न के रूप में लिखोगे तो परिमेय संख्या, कोई भी पूर्णांक दे दे चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वो भी परिमेय संख्या। तीसरा दोस्तों, कोई परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब हो, पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन हो, तो दोस्तों वो भी कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। क्लियर? चलिए, यहाँ पर दोस्तों इसके बाद मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको उसका आंसर करना है। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? ये मैंने प्रश्न पूछा है आपसे। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? आपको ये बताना कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर? चलो, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, आप नोट कर लेना। जहां भी आप पढ़ रहे हैं इस प्रश्न को आप नोट कर लेना। दोस्तों ये आपके 4 ऑप्शन है, बताना कौन सी परिमेय संख्या नहीं है।
इन चारों में से 5/15, 7/20 इन चारों में से दोस्तों 3 तो परिमेय संख्या है, लेकिन एक परिमेय संख्या नहीं है और आपको सिलेक्ट करनी है। अब दोस्तों देखने में तो ये लग रहा है कि सभी भिन्न के रूप में लिखी हैं। 3/4, ये 6/11, ये 5/15, ये 7/20 सभी दोस्तों P/Q की फॉर्म में लिखी हैं, लेकिन हमें फिर भी बताना है कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों हम कैसे बताएंगे, ध्यान देना। तो हम इसे कैसे बताएंगे दोस्तों, ध्यान देना। क्या करेंगे हम, यहाँ पर अंश बटे हर के रूप में ये लिखा है, अंश बटे हर के रूप में ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। कैसे क्लियर करेंगे, तो दोस्तों आप इसको देखो, तीसरे को इधर मैं लिख रहा हूं 5/15। 5 से ये कटेगा 1 बार, 5 से ये दोस्तों कितनी बार कट होगा, 3 बार। 1/3 यानी यहाँ पर एक ही संख्या से अंश और हर दोनों कैंसिल हो रहे थे, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। 1/3 क्या होगी, परिमेय संख्या। तो आपको दोस्तों अगर ऐसा सवाल देखने के लिए मिलता है तो आप क्या नोट करेंगे, यहाँ पर अगर एक ही नंबर से अंश और हर दोनों कैंसिल होते हैं दोस्तों, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। क्लियर है। इन चारों में जो परिमेय संख्या नहीं होगी वो कौन सी होगी, सी। क्लियर है। चलिए, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें दोस्तों दो पूर्णांकों के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि पाई है, √2 है, ये कभी भी क्या नहीं हो सकती दोस्तों, पर ये पाई और √2 क्या है, अपरिमेय संख्याएं। कैसे समझना, ध्यान देना। जब सारी संख्याएं परिमेय होती हैं तो दोस्तों अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिन्हें हम भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जैसे ये पाई है, ये दोस्तों √2 है। ये कैसी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय। क्लियर। दशमलव और निरंतर गैर आवर्ती हो दोस्तों, दशमलव हो और निरंतर हो और गैर आवर्ती हो, इसका मैं मतलब समझा रहा हूं आपको। जैसे यहां पर लिखा है दोस्तों 1.41423 और ये डॉट 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 बना है दोस्तों, तो ये अनंत तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है। अब दोस्तों हो क्या रहा है, यहाँ पर एक तो दशमलव के बाद ये संख्याएं खत्म नहीं हो रही, और दूसरा दोस्तों ये गैर आवर्ती है, नॉन रिपीटेड है, बार बार संख्या क्या हो रही है, देखो दोस्तों बदल रही है। तो इस ऐसी संख्याओं को भी हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। ये दोस्तों वास्तव में काय का मान है, काय की वैल्यू है √2 की। क्लियर है। ये काय की वैल्यू है पाई की। कैसे समझ में आ रही है हमारी, एक तो दशमलव लगाओ, संख्याएं अनंत तक जाएं, मतलब उनका भाग कभी खत्म नहीं हो, और दूसरा दोस्तों अक्षर कैसे हो, गैर आवर्ती हो, नॉन रिपीटेड हो, बार बार रिपीट नहीं हो रहे हो, ऐसी संख्याएं भी काय के अंदर आ जाती हैं, अपरिमेय संख्या की। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको दोस्तों, यहाँ पर लिखा है ये 1.01010000010001, ऐसे ही ये सीरीज कहां तक चलती रहे, अनंत तक। तो इस संख्या को भी हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय। क्लियर हो पा रही है बात। संख्याएं दशमलव के बाद अनंत तक जाएं और नॉन रिपीटेड हो, बार बार रिपीट नहीं हो, तो ऐसी संख्याओं को हम काय में रखेंगे दोस्तों, अपरिमेय संख्या में। क्लियर है। तीसरा पॉइंट होता है दोस्तों वर्गमूल और घनमूल। ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर हो, जैसे √7, क्या ये किसी का वर्गमूल होता है, नहीं, तो ये संख्याएं कैसी होंगी दोस्तों, अपरिमेय। क्लियर है। क्यूब रूट ऑफ 15, क्या 15 किसी का क्यूब होता है, नहीं होता, तो ये संख्या कैसी होंगी दोस्तों, अपरिमेय। क्लियर हो पा रही है बात। 3 पॉइंट समझे अपरिमेय के, जिनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे पाई है, √2 है, √7 है, ये संख्याएं कैसी होंगी, अपरिमेय। दशमलव निरंतर और गैरावर्ती हो, यानी दशमलव अनंत तक जाए और अक्षर बार बार रिपीट नहीं हो, तो दोस्तों वो भी कैसी संख्याएं हो जाएंगी, अपरिमेय। तीसरा वर्गमूल और घनमूल का हमने देखा, अगर परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो वो संख्याएं भी कौन सी हो जाएंगी दोस्तों, अपरिमेय। क्लियर। चलिए, ये दोस्तों वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। संख्याओं को हमने खत्म करने का प्रयास किया है दोस्तों, आपके लिए कोई संख्या बचे नहीं, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन आप ध्यान से समझते रहिए सारी चीजों को। वास्तविक संख्याएं वे होती हैं दोस्तों जिन्हें नंबर लाइन पर हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ये नंबर लाइन है, और अगर हम यहाँ पर इसको दोस्तों दर्शा सकते हैं तो ये सारी संख्याएं कौन सी होंगी, वास्तविक। अब आप समझना वास्तविक में क्या आ जाएंगी, हमने जितनी भी पढ़ी थी, प्राकृत, याद करो हमने क्या क्या पढ़ा था दोस्तों, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, पढ़ी थी कि नहीं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी थी वो सारी की सारी संख्याएं दोस्तों काय के अंदर आ जाती हैं, वास्तविक संख्याओं के। जितनी भी संख्या हमने पढ़ी थी वो सारी की सारी संख्याएं काय के अंदर आ जाती हैं दोस्तों, वास्तविक संख्याओं के, यानी सभी संख्याएं ही कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है।
अगर सारी की सारी संख्याएं दोस्तों वास्तविक है तो फिर काल्पनिक संख्याएं क्या है? ये काल्पनिक नहीं दोस्तों, काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं जो वास्तविक संख्या रेखा पर मौजूद नहीं होती, जिनकी गणना आई जैसी नकारात्मक संख्याओं के वर्गमूल से संबंधित होती हैं, उनको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं। ये आपको दोस्तों समझ में नहीं आई होगी लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना। जैसे रूट है, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर माइनस की लिखी है, जैसे रूट में -1, तो इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। इसको हम कभी भी नंबर लाइन पर दर्शा नहीं सकते। मैंने रूट के अंदर लिख दिया -7, तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। क्लियर हो पा रही है बात? तो ये दोस्तों कौन सी संख्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो रूट में लिखी हो और उनके आगे क्या लगा हो? माइनस, तो उन्हें दोस्तों हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं। क्लियर हो पा रही है बात? चलिए, ये दोस्तों सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? जटिल संख्या भी बोलते हैं। ये दोनों पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, दोनों ही महत्वपूर्ण है। जैसे जुड़वा अभाज्य आपने पढ़ी थी, सेम उसी प्रकार से सम्मिश्र संख्याएं भी बहुत महत्वपूर्ण है। सम्मिश्र संख्याओं को ही हम क्या बोलते हैं? जटिल संख्याएं। इनका कॉम्बिनेशन कैसे बनता है दोस्तों, तो आप यहाँ पर समझिए, मैं समझा रहा हूं आपको। इनमें एक तो क्या होगी? वास्तविक संख्या, और दूसरी क्या होगी दोस्तों? काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सारी कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्याएं। और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? रूट में -1, -2, -3, इनको हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं। और दोस्तों आई बराबर होता है रूट में -1, इसलिए यहाँ पर आई का ये बार-बार यूज़ कर रहा है, पिछली बार भी किया था, अभी भी किया है। आई यहाँ पर इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या को दर्शाता है। तो आई बराबर रूट में -1 होता है। अगर आई आपको लिखा दिख रहा है दोस्तों, तो ये किसको बता रहा है? काल्पनिक संख्या को। क्लियर है? अब आप समझना, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स या फिर जटिल संख्याएँ कैसे बनती हैं? तो दोस्तों वास्तविक संख्या को और काल्पनिक संख्या को अगर हम जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा सम्मिश्र संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल दिया है z बराबर a प्लस बी आई। यहाँ पर z दोस्तों क्या है? z है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। z क्या है दोस्तों? यहाँ पर सम्मिश्र संख्या। यहाँ पर a क्या है दोस्तों? तो a है यहाँ पर वास्तविक संख्या। क्लियर? और यहाँ पर दोस्तों जो आई है वो बता रहा है काल्पनिक इकाई को। दोस्तों ये लिखा है देखो, बी क्या है? काल्पनिक भाग है, और आई क्या है? काल्पनिक इकाई है। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के योग से दोस्तों कौन सी संख्या बनती है? हमारी सम्मिश्र संख्या। तो ए यहाँ पर बता रही है किसको? वास्तविक संख्या को। आई बता रही है काल्पनिक संख्या को। तो आप बोलोगे जो जेड है वो कौन सी संख्या है? सम्मिश्र संख्या। क्योंकि वास्तविक और काल्पनिक के योग से कौन सी संख्या बनेगी? सम्मिश्र संख्या। अगर दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दूं कि सम्मिश्र संख्या को आप लिखेंगे कैसे, तो जैसे मैंने ये लिखा 4 + 3i, तो आप समझ सकते हैं 4 किसको बता रहा है दोस्तों? वास्तविक संख्या को। और यहाँ पर जो 3i है वो किसको बता रहा है? काल्पनिक संख्या को। इन दोनों के योग को ही दोस्तों हम क्या बोलेंगे? सम्मिश्र संख्या। क्लियर है? ये उदाहरण भी आ सकता है दोस्तों, और आपसे सीधा-सीधा पूछा भी जाता है कि सम्मिश्र संख्या कैसे बनती है? तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के योग से जो संख्या बनती है, उसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर दोस्तों इसी का दूसरा नाम क्या होता है? जटिल संख्या। ऐसी उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आई होंगी सारी बातें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ऐसे ही लेक्चर 2 में हम मिलेंगे, और उसके अंदर हम दोस्तों अब काय को स्थानीय मान, वास्तविक मान और काफी सारे टॉपिक्स को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।